हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दृष्टि यूपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिशा और आज की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर सीरीज में हम एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है टाइप्स ऑफ बिल। ऑलराइट, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ जानकारी देनी है। जो हमारी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर सीरीज है इसमें हम वीक में 2 वीडियोस अपलोड करेंगे एंड यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे जो पहले आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी भी है एंड बाकी जितने भी आपके विषय होते हैं। प्लस अगर आप चाहते हो कि कुछ एक नए टॉपिक पे वीडियो हम लोग बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिल। ओके, बट बिल को समझने से पहले, बिल के टाइप्स पढ़ने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि बिल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिल? आप आए दिन सुनते होंगे कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो ये बिल पास करना चाहती है, पार्लियामेंट में नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। बट इस बिल का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। बिल जो है वो किसी नए कानून का ड्राफ्ट प्रपोजल होता है। ओके, अगर आप कोई भी नया लॉ बनाना चाहते हो, कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो पार्लियामेंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल पेश करना पड़ेगा। इट इज लाइक अ ड्राफ्ट प्रपोजल। ठीक है, आपको पार्लियामेंट में बिल प्रपोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसे पार्लियामेंट में कानून बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बिल को आप चाहो तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, बिल आप चाहो तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम जो है आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। बट अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वो ऐसे कौन से बिल होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में इन बिल पर हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस होती है इनके लिए और संशोधन की प्रक्रिया भी होती है। जब बिल अपने सभी आवश्यक चरण पूरे कर लेता है और इसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तब ये एक एक्ट बन जाता है। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? ड्राफ्ट स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? आपके आइडियाज और चीजें जो है वो ड्राफ्ट हो रही हैं, ये ड्राफ्टिंग स्टेज है। दूसरी स्टेज है बिल। ठीक है, जब ये ड्राफ्ट किए हुए आइडियाज आपके पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस होते हैं तो उस टाइम ये क्या बन जाता है? बिल। जब बिल अपने सारे चरण पूरे कर लेता है, मतलब उसको लोकसभा में भी डिस्कस कर लिया गया है, राज्यसभा में भी डिस्कस कर लिया गया है और प्रेसिडेंट की मंजूरी भी इसको मिल चुकी है, अब ये क्या बन जाएगा हमारा? ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो प्रमुख चरण होते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। ये बस एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है। ऑलराइट, ठीक है। अब आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्स। ओके, बिल को आप बहुत तरीकों से जो है कैटेगराइज कर सकते हो। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, यानी साधारण विधेयक। दूसरा, मनी बिल को हम आज पढ़ेंगे। मनी बिल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आर्टिकल 110 क्लॉज 1, इसके सारे जो प्रोविजन है वो आपको पता होने चाहिए। मनी बिल को हम डिस्कस करेंगे। देन फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, इसको भी समझेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 4 प्रमुख टॉपिक्स हैं ये हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल जो है बहुत एक सामान्य सा यानी जनरल बिल होता है जिसपे हम जनरल इश्यूज पर क्या बनाते हैं? एक्ट लेकर के आते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी बिल वह बिल होता है जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, जहां पे पैसों की बात नहीं हो रही है, जहां पे फाइनेंसेस डिस्कस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल वह बिल होता है जो नॉन फाइनेंशियल मैटर यानी वित्तीय विषयों के अलावा अन्य विषयों से संबंधित होता है। इसे हम जनरल लॉ भी, जनरल जो है क्या बोलते हैं? जनरल बिल भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है सामान्य कानून बनाना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई लॉ लेकर के आना है या वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कोई लॉ लेकर के आना है। ठीक है, जो आपके सामान्य विषय होते हैं उन पर जो है हम लोग बिल लेकर के आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कोई फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व नहीं है। फाइनेंसेस आपके किस में इन्वॉल्व होंगे? मनी बिल में, जो हम आगे अभी जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड पता होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 107 बताता है ऑर्डिनरी बिल की इंट्रोडक्शन, कि ऑर्डिनरी बिल को आप कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऑर्डिनरी बिल जो है आपका वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है प्लस राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह आप इसको जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, आर्टिकल 108 बताता है कि दोनों हाउसेस के बीच डेडलॉक, डेडलॉक यानी गतिरोध होने पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। आर्टिकल 108 किसकी बात करता है? ज्वाइंट सिटिंग की। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग की, यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद है, मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पढ़ा, उस पर डिस्कशन किया एंड उसको पास कर दिया राज्यसभा की तरफ। अब राज्यसभा जो है
उस बिल को पास नहीं कर रहा है या फिर उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, 6 महीने हो गए हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, अब डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 108 में प्रावधान है कि लोकसभा एंड राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग कराई जाए, उसके बाद वोटिंग जो है वो होगी। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ओके। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की यहाँ जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में पेश करना है तो यहाँ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए आप स्टेट बाउंड्रीज के बीच से स्टेट बाउंड्री से रिलेटेड कोई अगर आप प्रावधान लाना चाहते हैं, या आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, या किसी स्टेट के क्षेत्रफल में कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। वैसे ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देखे हमने। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एक पार्टी है, उस पार्टी में 100 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 100 के 100 तो मिनिस्टर्स नहीं होंगे, है ना। कुछ लोग होंगे जो मंत्री परिषद का हिस्सा है, बाकी जो जनरल लोग हैं वो क्या है, प्राइवेट मेंबर्स हैं। ठीक है, वो सिर्फ जो है वो एमपीज होंगे। तो ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा। ओके, और अगर कोई एमपी है, कोई सांसद है, वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट बिल के पास होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, अब राज्यसभा की क्या क्या पावर्स हैं ऑर्डिनरी बिल के मामले में? अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा के बराबर पावर्स होती हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो राज्यसभा के पास उतनी ही ताकतें हैं जितनी लोकसभा के पास है। कैसे, आइए समझते हैं इसको। राज्यसभा चाहे तो इस बिल में अमेंडमेंट यानी संशोधन ला सकता है, इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है और डिले भी कर सकता है। ठीक है, अधिकतम 6 महीने की ड्यूरेशन होती है, यानी राज्यसभा को अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करानी है, अपने पास रोक करके रखना है, तो सिर्फ 6 महीने तक ही राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को अपने पास रोक करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो फिर इन दैट केस ज्वाइंट सिटिंग जो है कराई जाती है अंडर आर्टिकल 108। ओके, ऑलराइट, ऑर्डिनरी बिल हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं मनी बिल। मनी बिल से रिलेटेड आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 110। मनी बिल में केवल वही विषय होते हैं जो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में लिस्टेड हैं। आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में जितने भी आपके मैटर्स आते हैं वो सब किसका हिस्सा है, मनी बिल का। आइए समझते हैं क्या क्या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में आते हैं। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। मनी बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आर्टिकल 110 क्लॉज 1 के अंदर वो सब आप याद रखोगे। देखिए, पहली बात हो रही है टैक्स की। टैक्स किससे रिलेटेड है? आपका मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर सरकार टैक्स में कुछ बदलाव लाना चाहती है ना, मान लीजिए जीएसटी में यानी टैक्स रेट में कुछ चेंजेस करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है, तो वो किसके अंडर आएगा, मनी बिल। वो बिल किसके अंडर आएगा, मनी बिल के अंदर आएगा। ठीक है, किसी भी टैक्स को लगाना, हटाना, कम करना, बदलना या उसके नियम बनाना, ओके, ये किसका हिस्सा होगा, मनी बिल का हिस्सा होगा। दूसरा, यूनियन बोरोइंग एंड गारंटीज, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा उधार लेना या गारंटी देना, ये भी इसके अंदर आएगा, मनी बिल के अंदर। आप सभी को पता है कि कई बार गवर्नमेंट का डेफिसिट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाता है, प्लस उसका जो रेवेन्यू होता है वो उतना नहीं हो पाता। अब इसी खर्चे को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, उधार लेती है मार्केट से। ठीक है, अन्य देशों की गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके लिए हम लोन लेते हैं। तो अगर हमें उस लोन लेने की प्रक्रिया यानी बोरोइंग से रिलेटेड कोई लॉ लेकर के आना है तो वो किसके अंदर आएगा, मनी बिल के अंदर आएगा। ठीक है, तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये दोनों फंड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही फंड हैं। यहाँ से गवर्नमेंट जो है पैसा निकालती भी है और साथ में डिपॉजिट भी करती है। ठीक है, यहाँ से पैसों का लेन देन चलता रहता है सरकार का। ओके, तो अगर सीएफआई से पैसा निकालने की बात हो रही है तो वो कौन से बिल के अंदर आएगा, मनी बिल के अंदर आएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, टैक्स, यूनियन बोरोइंग एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चौथा है आपका एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन मींस परमिशन। आप सीएफआई से पैसा निकाल रहे हो, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, एप्रोप्रिएशन चाहिए, तो वो भी किसका हिस्सा माना जाएगा, आपका मनी बिल का। देन आता है चार्ज एक्सपेंडिचर। किसी एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज एक्सपेंडिचर घोषित करना। अगर आपको कोई एक्सपेंस है उसको चार्ज एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालना है तो वो भी आप किसके तहत करोगे, आपको उसके लिए मनी बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। ठीक है,
अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कुछ एक्सपेंडिचर हमारे पार्लियामेंट में, हमारे देश में ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। डजेंट मैटर सरकार चले या कुछ भी हो, वो खर्चे होने ही होने हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट। सरकार ने अगर कोई लोन लिया है तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने 5 साल पहले कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ी ना आप पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस करोगे कि क्या हमें इंटरेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा जो आपने पहले के लोन लिए हैं। तो ये एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है ना। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? चार्ज एक्सपेंडिचर है। इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज एक्सपेंडिचर। ऑलराइट। दूसरा, हम लोग सैलरी देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो भी क्या है? आपका चार्ज एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया चार्ज एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग होता है। ओके, देन पब्लिक मनी से रिलेटेड भी अगर कोई लॉ आपको लेकर के आना है तो वो भी किसके अंडर आ जाएगा? आपका मनी बिल के अंदर आएगा। ओके, क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं? क्या पढ़ा हमने? टैक्स पढ़ा, देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखा, देन यूनियन बोरिंग एंड गारंटी इसके बारे में बात करी है, देन एप्रोप्रिएशन, चार्ज एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक मनी। यही वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में आते हैं। ओके, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी बिल को डिक्लेयर करना है कि क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, यानी कि ऑर्डिनरी बिल है, तो इसको डिसाइड करने की पावर किसके पास है? जवाब है स्पीकर। स्पीकर इज द वन जो डिसाइड करेंगे। स्पीकर के पास सोल एंड फाइनल अथॉरिटी होती है ये सर्टिफाई करने की कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो डिसाइड करेंगे। स्पीकर सर्टिफिकेशन को पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट केवल प्रोसीजरल इलेगिलिटी के आधार पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ओके, मनी बिल की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, और प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन अनिवार्य है। ऑर्डिनरी बिल में ये रिकमेंडेशन अनिवार्य नहीं था, लेकिन मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन क्या है? अनिवार्य है। और मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर हम मनी बिल की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा, क्योंकि यहाँ बात पैसों की आ रही है, मनी की आ रही है, देश कैसे चलाना है ना, कैसे हमें लॉ लेकर के आने हैं। तो यहाँ पे ज्यादा पावर लोकसभा को इसलिए दी गई है क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, हमने उन्हें चुन करके वहां भेजा है। तो इसलिए लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है किस चीज से रिलेटेड? मनी बिल से रिलेटेड। ओके, ये बात भी आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक अच्छी न्यूज देनी है, दैट इज द न्यू सेशन सेल जो है 50% ऑफ इसमें आपको मिल रहा है। ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये चल रही है आपकी 18 से 22 ऑफ जुलाई तक। यहाँ पे आपको यूपीपीसीएस से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, आपको फाउंडेशन क्लासेस कराई जाएंगी एंड प्रीलिम्स टारगेटेड क्लासेस आपकी होंगी। आरओ एआरओ एग्जाम्स की भी आपकी विशेष तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और अन्य कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं। ओके, एंड इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, ऑलराइट, मनी बिल हमने समझ लिया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस बिल कैटेगरी 1। फाइनेंस बिल में दो कैटेगरीज होती हैं, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। दोनों को समझेंगे। ओके, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 वह बिल होता है जिसमें आर्टिकल 110 के विषयों के साथ कुछ जनरल लेजिस्लेटिव मैटर्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम फाइनेंस बिल 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके मनी बिल के कुछ प्रोविजंस आ रहे हैं। देखिए, यहाँ आर्टिकल 110 की बात हो रही है। आर्टिकल 110 हमने कहाँ पढ़ा है? मनी बिल में पढ़ा है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल में आपके मनी बिल के कुछ प्रोविजंस आ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जनरल लेजिस्लेटिव मैटर्स भी शामिल होते हैं। ओके, ऑलराइट। उदाहरण, किसी टैक्स को लगाने का प्रावधान प्लस अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन से संबंधित प्रावधान, ये सब हम मनी बिल कैटेगरी 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में मनी बिल के कुछ प्रोविजंस हैं। ओके, यानी कि फाइनेंस बिल को थोड़ा मनी बिल वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो कैसे होगा वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज पर इसकी प्रक्रिया मनी बिल जैसी ही होती है, लेकिन आगे की पूरी प्रक्रिया में इसे ऑर्डिनरी बिल की तरह ही माना जाता है। ओके, क्या मतलब है इसका? इंट्रोडक्शन स्टेज की बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। सिमिलरली फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात?
फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 जो है वो किसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि इसमें मनी बिल के कुछ प्रोविजंस हैं। बाकी आगे जितना भी प्रोसीजर होता है वो सब फाइनेंस बिल 1 का ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या है, ये सिर्फ आपका लोकसभा पे ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। देखिए, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन आवश्यक है। क्या मनी बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन आवश्यक थी? यस, द आंसर इज यस, बिल्कुल थी। तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, क्योंकि इसमें मनी के प्रोविजंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 को वही ट्रीटमेंट मिलता है जो मनी बिल को मिलता है। अब दूसरी चीज, अब आगे की प्रोसेस की अगर बात करें, है ना, तो इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ही हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान है। मान लीजिए अगर लोकसभा और राज्यसभा जो है ये बिल टाल रहा है, तो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है। क्या मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है? द आंसर इज नो। ठीक है, मनी बिल में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं बिल वापस भेजने के लिए। ठीक है, 14 दिन के अंदर राज्यसभा को डिसाइड करना होता है। अगर 14 दिन पूरे हो चुके हैं, 14 डेज अगर कंप्लीट हो चुके हैं और राज्यसभा ने अपना उत्तर नहीं दिया है, तो वहां ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, वहां उस बिल को पास ही मान लिया जाएगा। ओके, ऑल राइट। अगर डेडलॉक हो जाता है तो यहाँ पे आर्टिकल 108 के तहत क्या होगी? ज्वाइंट सिटिंग होगी। ओके, अगर डेडलॉक हो जाता है तो आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पे क्या होगी? ज्वाइंट सिटिंग होगी। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टेज पे इसे मनी बिल की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। आने वाले स्टेजेस में जैसे हम सामान्य बिल यानी ऑर्डिनरी बिल को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम इसको फाइनेंस बिल 1 को भी ट्रीट करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप सभी? ऑल राइट, अब बात करते हैं फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 हमने समझा, अब हम समझेंगे फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 क्या है। ये वह बिल होता है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर का प्रावधान होता है, लेकिन इसमें आर्टिकल 110 का कोई विषय शामिल नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, अगर स्टेटमेंट में आपको ऐसा कह दिया जाए कि फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में आर्टिकल 110 के विषय शामिल हैं, तो उसका उत्तर होगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल 110 के जो विषय हैं वो किस बिल में शामिल है? फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 में शामिल नहीं है। कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार अगर बोलूंगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में आर्टिकल 110 का कोई भी विषय शामिल नहीं है, तो इसे हम ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। क्या डिफरेंस है फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 में? फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में। अगर हम फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 की बात करें तो आप इसको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और राज्यसभा में भी, कहीं पे भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। पर क्या फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में थी? यस, वहां पे जरूरत थी, क्योंकि वहां मनी बिल के प्रोविजंस आ रहे थे। ठीक है, इसलिए फाइनेंस बिल 1 में आपका प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत थी, लेकिन फाइनेंस बिल 2 में जरूरत नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन के समय आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन और पासिंग के समय अनिवार्य होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें मनी बिल की और फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 की, तो अगर आप इन दोनों बिलों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ जब वो आपका पासिंग स्टेज में जाएगा, यानी कि डिस्कशन हो गया है, इंट्रोडक्शन हुआ है, डिस्कशन हुआ है, अब वो पास होने जा रहा है, तब आपको जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे नहीं पड़ेगी, बट फाइनल स्टेज पे जो है आपको जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, राज्यसभा चाहे तो इस बिल को अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। ओके, और डेडलॉक होने पे ज्वाइंट सिटिंग संभव है। ज्वाइंट सिटिंग आपका फाइनेंस बिल 1 में भी होगी, फाइनेंस बिल 2 में भी होगी, दोनों में ज्वाइंट सिटिंग संभव है। ठीक है, आई होप आपको 108 आर्टिकल आज रट गया होगा। 108 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आपका ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास होती है? एक्टिव रिकॉल करिए, मैंने अभी आपको बताया था, एंड अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, ऑल राइट। तो ये हमने बात करी फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 की। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अगर आपको अपने संविधान में कोई संशोधन करना है,
संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए हम कौन से बिल का प्रयोग करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि आर्टिकल 368। आर्टिकल 368, ओके। आर्टिकल 368 आपका किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अमेंडमेंट करना, ओके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारा? बताइए, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जानते हैं तो आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। जीएसटी हमने लाया था, वो किसके तहत आया था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत, ठीक है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है हमारा, ऑलराइट। तो आप और भी एग्जांपल्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ओके। आर्टिकल 368 इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर बताता है कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करना है। तो उसके लिए हमें उसकी जानकारी कहां से मिलती है? आर्टिकल 368 से, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करना है तो इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करना है तो ये लोकसभा में भी हो जाएगा, राज्यसभा में भी हो जाएगा, गवर्नमेंट मिनिस्टर भी कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब इसको पास कैसे कराया जाता है? यहाँ पे आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। प्रत्येक हाउस में अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, यानी कि टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजोरिटी, ये मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी का। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 100 मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए। 100 मेंबर्स की मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 51 मेंबर्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, जितनी मेंबरशिप है उसका मेजोरिटी क्या हो गया? 51। ये फुलफिल होना चाहिए। साथ में प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी। अब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की क्या हो रही है? वोटिंग हो रही है, उस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं? मान लो वैसे मेंबरशिप 100 लोगों की है, लेकिन उस दिन सिर्फ कितने लोग आए? 90 लोग आए। तो इन 90 लोगों का 2/3 जितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कैसे होगी? टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी, ओके। अगर आपका कोई अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको अगर प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की सिंपल मेजोरिटी भी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई अमेंडमेंट सेंटर और स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है तो आपको क्या चाहिए? 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा सकते हो, ओके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई नो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जो है वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ओके। अब मेरे पास आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। नाउ पहला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय करने का अंतिम शक्ति जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी आपको बताना है क्या ये सही है या गलत। तीसरा, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब अगर आपको किसी नए राज्य के निर्माण या उसके एरिया में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ओके। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऑल्सो आप अगर थोड़ा और कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पेन एंड पेपर लीजिए एंड जितना आपने अभी तक सीखा है, जितना आपके दिमाग में चल रहा है, उसको आप पेपर पे नोट करिए, ठीक है। इससे क्या होगा? आप चीजों को और लंबे टाइम तक याद करने की कोशिश कर पाएंगे, आपको और लंबे टाइम तक वो चीजें याद रहेंगी, ओके। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सेशन, ओके। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।